नमस्कार। आज हमारे साथ गॉडलीवुड स्टूडियो में मौजूद हैं दिल्ली से पधारे एक बेहद ही खास मेहमान राजेश कुमार जी। यूँ तो राजेश कुमार जी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप एक शिक्षाविद हैं, एक आर्टिस्ट हैं और साथ साथ एक लेखक भी हैं। एक बहुत अनूठी बात है जो आपको बहुत खास बनाती है, वो ये है कि अपने आसपास पड़ी हुई कुछ अनुपयोगी वस्तुओं का उपयोग करके उन्होंने भगवान गणेशा की सुंदर कलाकृतियों का निर्माण किया। आपका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अंकित है। इसके साथ साथ कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया जा चुका है। चलिए अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान का, राजेश कुमार जी का, उनसे ही जानते हैं कुछ उनके बारे में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खूबसूरत प्रोग्राम एक मुलाकात में। जी राजेश जी, जो एक बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ वो ये है कि किस तरह से भगवान गणेश की जो कलाकृतियाँ आप बनाते हैं वो भी कुछ अनुपयोगी वस्तुओं का उपयोग करके, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कला विभिन्न रूप से मूर्त रूप लेती है। जी। तो पेंट से जो बहुत सारे कलाकार हैं दुनिया में जो पेंट ब्रश से पेंटिंग करते हैं, मेरे ध्यान में आया कि हम बहुत सारी ऐसी अनुपयोगी वस्तुएं रहती हैं जो हमारे वातावरण को भी दूषित करती हैं और हम जहाँ पर भी वो पड़ी हुई होती हैं, घर में रखी होती हैं, उस जगह को भी वो खराब करती हैं। ऐसी उन वस्तुओं को लेकर के उनको खूबसूरत रूप देने का मेरे दिमाग में ख्याल आया और उसी को लेकर के मैंने ऐसी 300 से अधिक अभी तक अनुपयोगी वस्तुओं को प्रयोग किया है और 3000 से अधिक गणेशा मैंने उससे बनाए हैं। जी। और ये जो वेस्ट टू बेस्ट की जो एक आपकी जो थीम है, वो प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जब आपके बारे में कई पत्र पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित हो चुके हैं, जब मैंने पढ़ा तो उसमें मैंने देखा कि बहुत सारी ऐसी अनुपयोगी वस्तुएं थी जिसमें कि पेड़ के पत्ते थे, धागे थे, बटन थे, दवाई के रैपर थे। तो इन सारी जो चीजें हैं उसको सृजनात्मक रूप से किस तरह से आपने गणेश जी की कलाकृतियों में आपने उसको ढाला, तो कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत तो जरूर रहा होगा आपका। जी, देखिए, हम प्रेरणा अपने जिस परिवेश में हम रहते हैं वहीं से हम प्रेरणा लेते हैं। जी। मैं देखता था कि हम बहुत सारी मुहिम चलती है कि हम पर्यावरण को बचाएं, जो प्लास्टिक है इसको हम कम से कम यूज करें। सरकार भी ऐसे बहुत सारे समय समय पर विज्ञापन देते रहती है, जागरूकता फैलाती रहती है। तो उसी में देख करके मुझे लगा कि बहुत सारा ऐसा प्लास्टिक और ऐसा वेस्ट मटेरियल है जो हमारे वातावरण को दूषित करता है। तो वहां से मुझे लगा कि इनको अगर कुछ हम उपयोग में लेकर के और इनका हम रीयूज कर पाए तो ये हमारे वातावरण को दूषित होने से बचाएगी और एक सुंदर आकृति के रूप में वो दुनिया के सामने एक उदाहरण होगी जिससे लोग उस कचरे को जिसको समझते हैं उसको जब अच्छा रूप देखेंगे तो वातावरण को हम संरक्षित करने में सहायक होगी। ये भाव जब मेरे दिमाग में आया तो मैंने ये प्लास्टिक से शुरू किया, लेकिन उसके बाद में जो भी मुझे वस्तु कोई अनुपयोगी दिखती थी उसी में से मुझे लगता था कि इसकी तो ये कलाकृति बन सकती है, इसकी ये कलाकृति बन सकती है। चूंकि मैं एक कला को साधना के रूप में लेता हूँ और गणेश जी पर ही मैं काम करता हूँ, तो मैंने विभिन्न प्रकार के गणेश जी, विभिन्न प्रकार के ऐसे उस पदार्थ को जो जिसको लोग वेस्ट मटेरियल कहते हैं उसको मैंने बेस्ट रूप दिया। बहुत सुंदर जी। और कहते हैं कि जो भगवान गणेशा है उनको विघ्नहर्ता कहा जाता है। अपने भगवान विनायक की, गणेश की इतनी सुंदर कलाकृतियां आपने बनाई, क्या ये इस तरह से कहते हैं कि जो आध्यात्म होता है हमारे अंदर वो कहीं ना कहीं हमारी आर्ट के माध्यम से दर्शाया जाता है, दिखता है? तो आपको क्या लगता है कि जो एक व्यक्ति के अंदर जो आध्यात्मता है और जो चेतना है वो किस तरह से वो अपनी आर्ट के साथ उसको दर्शा सकता है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जो देखिए जो जैसे विचार होते हैं किसी भी व्यक्ति के, वो विचार उसकी भाषा में, उसकी कार्यशैली में, उसकी कला में वो कहीं ना कहीं निकल के जरूर आते हैं।
तो जो मेरे अंदर बचपन से ही मेरा परिवार जो है वो आध्यात्मिक विचारधारा का रहा, जी। तो मैं भी अध्यात्म से जुड़ा हुआ था। जी। तो उस भाव से मेरे इष्ट देव गणेशा रहे। तो मैंने ये गणेशा को ही अपना जो आर्ट था जी। उसमें सिर्फ गणेशा को लेकर के, और हर मटेरियल से मुझे जो भी मटेरियल दिखता है, मुझे हर मटेरियल के अंदर गणेशा दिखना शुरू हो जाते हैं। जी। तो इसलिए मेरे इसमें भक्ति भी हो जाती है, मेरी आस्था भी हो जाती है, मेरी कला भी एक अपना रूप ले लेती है। जी। तो कई मायने में हम देखें तो वो एक ही जगह आकर के और गणेश जी का रूप ले लेते हैं। बहुत सुंदर बात आपने कही कि किस तरह से जो अनुपयोगी वस्तुएं हैं वो सृजनात्मक तरीके से वो भगवान गणेश का रूप ले लेती हैं। ये पेंटिंग बनाते बनाते आपका सफर जो पहुंचा वो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंचा, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक आपका सफर पहुंचा, कई सारे पुरस्कार, कई सारे मंचों पर आप सम्मानित हो चुके हैं। तो वो जो खुशी है वो कहीं ना कहीं आपके परिवार को भी होती होगी, तो वो गर्व और वो खुशी है वो किस तरह से जाहिर करते हैं आपके प्रति? देखिए, ये तो बिल्कुल सच बात है कि हम जब किसी भी कार्य को करते हैं और उस काम में हमें सफलता मिलती है, हमें कहीं जाकर के पहचान मिलती है, तो हमें स्वयं को भी अच्छा लगता है, परिवार को भी अच्छा लगता है, हमारे जो समीप रहने वाले लोग हैं उनको भी अच्छा लगता है, और एक जो मैसेज भी हम समाज को एक अच्छा मैसेज भी दे रहे हों, हम अपने साधना भी कर रहे हों, हम एक आर्ट का एक नया रूप भी समाज के सामने रख रहे हों, तो उसमें निश्चित रूप से परिवार को भी खुशी होती है, और मेरे आसपास में जो रहते हैं, जो मेरे अपने दोस्त हैं, मेरा जो सर्कल है, सभी को अच्छा लगता है, और मुझे तो बेहद खुशी होती है। जी। और यहाँ एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहती हूँ, आज के इस व्यस्तम जो हमारे दिनचर्या रहती है, आप एक शिक्षाविद भी हैं, कई सारे स्कूलों का निर्माण आपने करा और बच्चों को आपने शिक्षा के माध्यम से जोड़ा, अच्छी शिक्षा उनको दी, उस सब के बावजूद कैसे आप समय अपना कैसे निकाल पाते हैं? जो कला को आप इतना समय देते हैं और सृजनात्मक तरीके से जो आप पेंटिंग बनाते हैं, लेखन भी आप करते हैं, तो वो सामंजस्य आप कैसे बिठा पाते हैं? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, आजकल आप देखेंगे अधिकतर लोग बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। बिल्कुल, मेरे पास समय नहीं है। बिल्कुल यही बोलते हैं। किंतु अगर आप समय का मैनेजमेंट ठीक से कर लेते हैं और मैनेजमेंट बना करके आप एक अपना टाइम टेबल सेट कर लेते हैं, तो आपको लगेगा कि मेरे पास समय ही समय है। बिल्कुल। तो मैंने समय को मैनेजमेंट किया कि मैंने स्कूल, मुझे एजुकेशन ऐसे क्षेत्र में स्कूल स्थापित किए जहाँ पर सचमुच हमें एजुकेशन की आवश्यकता थी। ऐसे जो ग्रामीण क्षेत्र थे, जो पिछड़ा हुआ इलाका था, उन स्कूलों में मैंने, उन क्षेत्र में जाकर के मैंने स्कूल स्थापित किए। और जितना समय मुझे उस शिक्षा में देना चाहिए, वो समय देने के बाद में जो समय फिर जो खाली लोग जिसको उपयोग में ही नहीं लेकर के आते हैं, ऐसे समय को मैंने अपने आर्ट को दिया। और फिर रात में मैंने सोने के समय को जितनी मिनिमम आवश्यकता है, तो 6 घंटे सोने के निकाल करके बाकी को डिवाइड कर दिया कि कुछ लेखन का काम हो जाता है, कुछ शिक्षण का काम हो जाता है, और उसमें से जो समय बचता है वो आर्ट के लिए समर्पित हो जाता है। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। आज के दौर में लोग क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, और टाइम का मैनेजमेंट कितनी अच्छी तरह से आपने समय का सदुपयोग करा। आपने उस समय को अपने व्यवसाय के साथ साथ आपने अपने कलात्मक और सृजनात्मक तरीके से आपने जिस तरह से अपना समय व्यतीत किया, मुझे लगता है वो हम सब के लिए एक प्रेरणादायक है। जी। और कहीं ना कहीं आपको लेखन का भी शौक है, तो कुछ लिखते भी हैं आप, कुछ बहुत सारी किताबें भी आपने लिखी हैं, और अभी यहाँ एक पुस्तक भी मेरे सामने मौजूद है, केदार से कैलाश तक, जो आपने लिखी है। और एक और बहुत अच्छी पुस्तक आपने लिखी है, और वो पुस्तक आपकी मैंने भी पढ़ी है, सरपंच जी। तो अपने द्वारा लिखी हुई कुछ पुस्तकों के बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं? और ये पुस्तक भी है मेरे सामने जो मैं दिखाना चाहती हूँ, यह पुस्तक आपने लिखी है। जी। तो लेखन के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? इन 2 पुस्तकों के बारे में पहले मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही पुस्तकें समाज को प्रेरणा देने के लिए लिखी गई हैं। इनसे जो पहली पुस्तक मैंने लिखी थी वो एक जीवनी थी, और वो ऐसे व्यक्ति की जीवनी थी जो रिश्ते में मेरे पिताजी थे, किंतु समाज के लिए एक वो आदर्श थे।
जी। एक उन्होंने कैसे विपरीत परिस्थितियों में जी। अपना पालन पोषण विपरीत परिस्थितियों में किया, जी। कैसे एक संयुक्त परिवार को वो लेकर के आगे बढ़े जी। और आगे बढ़कर उन्होंने अपने बच्चों को इसके लायक भी बनाया कि जहाँ पिछड़े हुए क्षेत्र में बहुत अधिक शिक्षा की आवश्यकता थी, जी। ऐसी जगह पर उन्होंने शिक्षण संस्थान स्थापित किए। जी। तो वो एक उदाहरण थे। तो मुझे लगा कि उनके जीवन से बहुत लोग जो अपने जीवन में मायूस हो जाते हैं, वो उनसे शिक्षा ले सकते हैं। जी। तो ये भाव मेरे मन में आया, तो मैंने उनकी जीवनी के रूप में सरपंच जी किताब को लिखा। जी। दूसरी किताब जो ये है केदार से कैलाश तक। जी। जी। जैसा मैंने आपको बताया हाँ जी। कि मेरा परिवार और मैं, हम थोड़े आस्थावान लोग हैं। बिल्कुल। तो ये मैंने बहुत भ्रमण किए, मैंने बहुत यात्राएं की, मैंने पैदल यात्राएं की। जी। तो ये यात्रा है मेरी, इसमें 5 यात्राओं का इसमें वर्णन है। जी। ये यात्रा वृत्तांत के रूप में किताब है। जी। जी। तो केदार से और कैलाश मानसरोवर तक की जो यात्रा थी, ये मैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा नहीं कर पाते। जी। उसके बहुत सारे कारण हैं। जी। तो मुझे ध्यान में आया कि जो लोग वहाँ तक नहीं जा सकते, तो उनको मैं वहाँ की यात्रा का वृत्तांत उनके सामने रखूं, तो कम से कम वो वहाँ के वातावरण के बारे में, वहाँ की जलवायु के बारे में, वहाँ की भाषा के बारे में, वहाँ बोली के बारे में लोग समझ पाएं। इसको ध्यान में रखते हुए इस किताब को मैंने लिखा। और बहुत रोचक किताब है, चूँकि हमारे भारत के हर प्रदेश में अलग जलवायु है, अलग वातावरण है, अलग भाषा बोली है। और उनको इसको पढ़ के ऐसा लगेगा कि जो लोग जाने में असमर्थ हैं, तो पढ़ने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा लगेगा उनको कि वो भी इस किताब को पढ़ते पढ़ते और किताब के साथ साथ में यात्रा कर रहे हैं। जिस तरह से आपकी पेंटिंग्स हैं, जो आज सब लोग पेंटिंग्स देखते हैं, आपकी प्रदर्शनी लगती हैं दिल्ली में और कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपकी प्रदर्शनी जाती हैं और बहुत सारे जगह आप सम्मानित भी हो चुके हैं। अभी साहित्य प्रेमी मंडल के द्वारा आपकी किताब का विमोचन भी हुआ, तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी आपको। और एक और पुस्तक आपने लिखी है विनायका, जो भगवान गणेश को समर्पित है, क्या उसके बारे में भी आप कुछ बताना चाहते हैं? जी, देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने 3000 से अधिक और 300 से ज़्यादा पदार्थ का प्रयोग करके मैंने गणेश जी की पेंटिंग्स की हैं। जी, जी। तो उसमें मेरा एक भाव ये भी है कि लोगों में ये जागृति भी जगे कि जो हमारी आस्था है, उस आस्था में हम कहीं ऐसे केमिकल्स यूज़ करते हैं और केमिकल्स वाले पेंट यूज़ करते हैं, नेचुरल पेंट्स यूज़ नहीं करते हैं, जो हमारे वातावरण को दूषित करते हैं। तो हम आस्था में ये ध्यान रखें कि हमारा वातावरण भी सुरक्षित रहे, पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और हम अपनी कलाकृतियों का प्रचार प्रसार भी कर पाएँ। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सिर्फ मैं प्रयोग ही नहीं करता हूँ, मैंने अभी तक लगभग 20,000 से ज़्यादा बच्चों को ये कला सिखाई है। बहुत सुंदर। कि आपके घर में जो भी प्लास्टिक की कोई वस्तुएं, जो भी कुछ वेस्ट मटेरियल होता है, आप उसको इकट्ठा करें। और जब मैं उनकी वर्कशॉप लेता हूं तो उनको घर से उस सारे उसको वेस्ट मटेरियल को मंगा करके और उनको ये सिखाता हूं, तो बच्चों में ये जागृति आती है कि मेरे घर में अब कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो वातावरण को दूषित करेगा, जो पर्यावरण को दूषित करेगा। तो मेरा उद्देश्य ये है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाई जा सके कि लोग इस बात के लिए जागरूक हों कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए कम से कम शुद्ध वातावरण, पर्यावरण दे पाए। जी, और बहुत सुंदर कार्य आपने करा कि बच्चों को भी आपने किस तरह से प्रेरित किया। आपने उनको सिखाया कि जो वेस्ट चीज़ें हैं, जो अनुपयोगी वस्तुएं हैं, उसका जो बेस्ट यूज़ है वो कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इसी तरह से सब लोग आपसे प्रेरणा लेते रहें। और एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपकी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगती है न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी लगती है, तो वहाँ किस तरह से आपको सराहना मिलती है, किस तरह से आपको लोगों का प्यार मिलता है? वहाँ के बारे में आप कोई अपना अनुभव जो आप बताना चाहते हैं? देखिए, गणेश जी हमारे प्रथम पूजे जाने वाले भगवान के रूप में हम मान्यता है। जी।
और ये आज हम देखें तो दुनिया के किसी भी देश में जी। हमारे जो सनातन धर्म है जी। उसका इतना प्रचार प्रसार हुआ है, जो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जी। ब्रह्म कुमारीज का, हाँ जी। तो बहुत सारी कंट्रीज में इन्होंने प्रचार किया। हमारे वो कृष्ण जी के टेम्पल्स बने हुए हैं। तो सभी लोगों को ये पता है कि ये भगवान गणेश प्रथम पूजे जाने वाले भगवान हैं। जी। तो उनको, उन आकृतियों को जो विदेश के लोग भी हैं वो सिर्फ एक पेंटिंग के रूप में नहीं देखते हैं, एक आस्था के साथ भी देखते हैं, एक विश्वास के साथ भी देखते हैं, और उसके साथ में एक वो भी प्रेरणा लेते हैं कि ये कैसे वातावरण में जो चीजें हमें हानिकारक हैं उनको वहां से हटा करके और एक खूबसूरत कृति कैसे बनाई जा सकती है, वो लोग प्रेरणा लेते हैं और अच्छा लगता है तो उसकी सराहना भी करते हैं और उसको सीखने का प्रयास भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि जब वो लोग भी प्रेरणा लेते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं, हमारी संस्कृति को की सराहना करते हैं, तो मुझे लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ ये मेरा करना सफल हो गया। जी, बहुत सुंदर बात आपने कही कि आपकी जो पेंटिंग है वो वैश्विक स्तर पे सब लोगों के द्वारा सराही जाती है, लोग उसे पसंद करते हैं और लोग कहीं ना कहीं अपने कल्चर से, भारत की संस्कृति से, जो आप भारत की संस्कृति का जो प्रचार आप कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय काम है। और कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो शुरुआत होती है हमारे रुझान की पर्यावरण से और प्रकृति से, जो प्रेम है वो कहीं ना कहीं अपने परिवार से हमें मिलता है। वो जो बीज होता है वो एक, कहते हैं ना, वृक्ष के अंदर वो कहीं जड़ों में होता है। तो कुछ ना कुछ प्रेरणा आपको जरूर मिली होगी अपने घर से, अपने परिवार से, कि जो जिस तरह से जो आपका प्रेम था वो प्रकृति के प्रति जागा। देखिए, मैं एक ग्रामीण परिवेश में पला बड़ा, तो मैं देखता था कि जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरी माँ वो मिट्टी, भूसा, पेपर, मुल्तानी मिट्टी, इन सबको मिक्स करके और वो बहुत सारी आकृतियाँ बनाती थी, बहुत तरह के बर्तन बनाती थी। कुछ हम बच्चे थे तो हमारे भी खेलने के लिए वो खिलौने उससे बना दिया करती थी। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी माँ को वो बनाते हुए देख करके और वो मुझे वहाँ से प्रेरणा मिली और वो प्रेरणा बढ़ते हुए धीरे धीरे वो यहाँ तक पहुँच गई कि मैं फिर हर जो अनुपयोगी वस्तु है उसको मुझे लगने लगा कि इसका उपयोग होना चाहिए और एक उसका इतना बेहतर उपयोग होना चाहिए जिससे ये एक प्रेरणा भी बने समाज के लिए और हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाने से थोड़ा ही सही प्रयास करें। बिल्कुल। तो वो प्रयास किया और वो प्रयास यहाँ तक पहुँच गया। जी, और बहुत सुंदर। और हम चाहते हैं कि इसी तरह से जो आपका जो कार्य है वो सराहा जाए, न केवल भारत में बल्कि बाहर भी। और आज आप यहाँ खास तौर पे ब्रह्म कुमारीज के गॉडलीवुड स्टूडियो में पधारे। यहाँ आकर आपको किस तरह से लगा कि बहुत सारी माताएं बहनों के द्वारा संचालित ये सेंटर है और विश्व की ब्रह्म कुमारी सबसे बड़ी एक ऐसी संस्था है जो वुमेन एम्पावरमेंट का अपने आप में बहुत बड़ा अनूठा एग्जाम्पल है। तो यहाँ आकर आपको क्या अनुभूति हुई? देखिए, यहाँ मैं पहले भी 2 बार आ चुका हूँ और यहाँ आकर के जो सुकून, सुख और शांति की अनुभूति होती है वह मेरे लिए अविस्मरणीय है। जी। किंतु ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ आया हूँ तभी से मुझे, ये मेरी मदर फॉलोवर थी, तो लगभग वो 45 वर्षों से फॉलोवर रही, तो मैं इनके बारे में अपनी माँ से सुनता था। तो उसके बाद में मैं यहाँ पर एक वक्तव्य के लिए भी आया और मैं अपने छात्रों को भी लेकर के यहाँ आया और मेरा बार बार मन करता है कि जो हम अपने समाज के लिए, वो जो हम लोग अनेक बुराइयों में जो घिरे हुए हैं वहाँ से हटा करके अपने समाज में एक कैसे हम सुखी जीवन जिए, वो जीवन जीने की कला शांत भाव से कैसे जिया जा सकता है। और यहाँ वातावरण में भी मैं देखता हूँ तो इतनी शांति मिलती है यहाँ पर, तो ये अद्भुत कार्य है और मुझे यहाँ बार बार आना बहुत अच्छा लगता है। जी, कहते हैं कि ब्रह्म कुमारी सेंटर में जो माताएं बहनें हैं वो दिन रात यहाँ पर योग करती हैं, तप करती हैं, राजयोग करती हैं। उसके माध्यम से यहाँ पर बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और हमें लगता है कि वो ऊर्जा हमारे अंदर समाहित होती है और हमें जीवन में बहुत सारे अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है।
तो क्या आपको कुछ ऐसा लगा कि वो ऊर्जा की अनुभूति आपको हुई और आपके अंदर आके वो पॉजिटिविटी और भी आपके अंदर वो जागरूक हुई? देखिए, जहाँ पर शांति होती है, वहाँ पर सुख होता है। जी। जहाँ पर सुख होता है, जी। सुख आप ध्यान रखिए वहीं पर होगा जहाँ पर पॉजिटिव ऊर्जा होगी। जहाँ पॉजिटिव ऊर्जा नहीं होगी, वहाँ सुख और शांति दोनों चीज़ों का मिलना लगभग असंभव है। मैं तो बच्चों को भी हम ये ज्ञान देते हैं और बच्चों को भी प्रेरित करते हैं। बच्चों को हम यहाँ माने छुट्टियों में लेकर के भी आते हैं और बच्चे प्रेरणा लेते हैं। उनके परिवार वाले भी बहुत सारे उनको इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि जैसा जीवन शैली वहाँ सिखाई जाती है सेंटर में, आप लोग भी अपने जीवन में लेकर के आएँ। और मैं भी जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो मेरा मन इतना शांत रहता है कि मैं अगर खाली भी मैं चल रहा हूँ रोड पर, तब भी मुझे लगता है कि मैं साधना में लीन हूँ। बिल्कुल, बहुत सुंदर। और आपकी खूबसूरत सी ड्राइंग की बुक भी यहाँ पर है और मैंने देखा कि गार्डन में बैठकर भी आप पेंटिंग बना रहे थे। जी, विनायक की बहुत खूबसूरत ये पेंटिंग आपने बनाई है यहाँ आकर, और यहाँ के पॉजिटिव वातावरण में आपने ये जो सुंदर कलाकृतियाँ बनाई हैं, तो ये कैसा अनुभव रहा आपका? देखिए, यहाँ तो चारों तरफ सभी लोग अपने-अपने हिसाब से साधना में लीन हैं। जी। मेरी साधना गणेश जी के साथ में रहती है और मेरा भाव ये रहता है कि मैं जहाँ भी जब भी मैं जाऊँ, तो जो मेडिटेशन है, ये जो आर्ट है, ये भी एक बहुत बड़ा मेडिटेशन है। जी, बिल्कुल। तो इसमें ये जो पॉजिटिव यहाँ पर वातावरण है, उस पॉजिटिव वातावरण में जब मैं अपना आर्ट वर्क करता हूँ, तो उस आर्ट वर्क के अंदर भी वो वेव्स वहाँ पर ट्रांसफर होती हैं और मैं आनंद की अनुभूति करता हूँ। इसलिए ऐसे स्थान पर जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो एक नोटबुक मैं साथ में रखता हूँ और जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं वहाँ और वहीं का जहाँ पर मैं हूँ, आज यहाँ हूँ मैं, तो ये ब्रह्म कुमारीज गणेशा नाम मैं दे दिया जो यहाँ। तो जहाँ जिस स्थान पर मैं, जिस भी पवित्र स्थान पर मैं जाता हूँ, मैं गणेश जी का नाम भी वही नामकरण उसी स्थान का दे देता हूँ और वहाँ बैठ करके, चूंकि यहाँ पर मेरे पास में वो वेस्ट मटेरियल नहीं होता है, तो मैं वेस्ट मिट्टी के और जो सूखे हुए उनमें पानी डाल करके वेस्ट कलर को यूज करता हूँ और उनसे इनको मैं बनाता हूँ। जी, और बहुत सुंदर बात आपने कही कि यहाँ आप आए और आपने इनको ब्रह्म कुमारीज गणेशा नाम दिया, बहुत सुंदर। और एक बहुत अच्छी बात जो आज मुझे लगता है हम सब ने आपसे सीखी, वो ये है कि आपने कहा था कि अपने व्यस्तम समय के साथ भी हम अपने समय का, अपने टाइम का मैनेजमेंट अगर हम सही दिशा में करेंगे, सही तरीके से करेंगे, तो हम अपनी हॉबी को भी समय दे सकते हैं। और यही जो आपकी कलाकृतियां हैं, इसी से आपने न केवल बल्कि भारत में बल्कि विदेशों में भी अपना नाम, अपना परचम लहराया है। और चलते चलते क्या कुछ आप कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को वेस्ट टू बेस्ट के ऊपर, कि किस तरह से वो अपनी लाइफ में भी अपने आसपास की जो अनुपयोगी वस्तुएं हैं वो किस तरह से उनको यूटिलाइज करते हैं? कोई खास संदेश जो आप देना चाहते हैं? हाँ जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मैं आज जहाँ पर बैठा हूँ, यहाँ आया हूँ, तो ये शिव बाबा का घर है जी। और गणेश जी के पिता शिव हैं जी। तो ये एक श्रृंखला ऐसे जुड़ी हुई है कि मेरे तो दादा गुरु हो गए शिव बाबा जी। और मैं सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप जितना भी समाज को हम जो पॉजिटिव दे सकते हैं, नेगेटिव हम बाहर निकालें, नकारात्मक चीज़ों को हटाएं और सकारात्मक सोच के साथ में जो हमारे वातावरण को दूषित कर रही हैं, जिस चीज़ों को हम बिल्कुल ख़राब समझ लेते हैं, और उसको चीज़ें ही क्यों, हम जिस व्यक्ति को भी हम ये समझते हैं ये नाकारा व्यक्ति है, तो वो नाकारा व्यक्ति जिसको समझ रहे हैं, अगर सकारात्मक सोच के साथ में आप उसको देखेंगे तो वो व्यक्ति भी जरूर कुछ ना कुछ काम करेगा। वातावरण को शुद्ध रखने के लिए आपके घर में अगर कोई भी कुछ भी जो वेस्ट जितना भी निकलता है, उससे कुछ ना कोई आकृति बनाइए, एक उसको रूप दे करके अपने ड्राइंग रूम में रख दीजिए, आप किसी को गिफ्ट दे दीजिए। तो ये अगर आप प्रेरणा लेंगे तो मुझे खुशी होगी कि आप वातावरण को, पर्यावरण को शुद्ध रखने में समाज का, सोसाइटी का सहयोग कर रहे हैं जी। और आज बहुत सुंदर सीख आपसे हम सब ने ली कि किस तरह से वेस्ट चीज़ों का बेस्ट उपयोग करके हम उसको रचनात्मक और सृजनात्मक कार्य में उपयोग कर सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ आके जो पॉजिटिव ऊर्जा का जो संचार हुआ है वो आपके अंदर भी समाहित हो
और हम सब में सम्माहित होकर वो इसी तरह से हमें बहुत पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाए और इसी तरह के क्रिएटिव काम करने में हमें आगे बढ़ाते रहे। आज के हमारे गेस्ट राजेश जी से बहुत सुंदर बात हमने सीखी कि किस तरह से वेस्ट चीज़ों का बेस्ट उपयोग करना है। राजेश जी, आपका स्टूडियो में एक मुलाकात में पधारने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आज अपने बेहद खास मेहमान से यहाँ मुलाकात की, राजेश कुमार जी से, जिन्होंने हमें बहुत सुंदर सीख आज दी कि किस तरह से वेस्ट चीज़ों का बेस्ट उपयोग अपने जीवन में हम कर सकते हैं। और अगले अंक में हम फिर मुलाकात करेंगे किस बेहद खास मेहमान के साथ। धन्यवाद।